गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ऑनलाइन ज्वाइन हो गए हैं, अभिषेक, आयुष, मानवी, निकिता, राव, दिनेश, रामनिवास, इनके तो अपना जो कैमरा है प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन सेशन का यही है। आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसका पैटर्न क्या रहेगा? 9 से 11 इस सेशन को हम रखेंगे। मेजर मेजर जो करंट अफेयर के इश्यूज रहेंगे ताकि आप उनको सोच पाए। ठीक है। एक बार आवाज आ रही है सब लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके मानवी, वेरी गुड। बाकी लोग भी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को आवाज आ रही होगी जो अ, इसको क्लास की तरह नहीं रखना है, इसीलिए मैंने वीडियो का बोला है कि कम से कम एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है? एक बार में एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। इन द मीन टाइम बाकी सारे स्टूडेंट उसी चीज को सोचेंगे। ठीक है? मान लीजिए मैं मानवी से पूछ रहा हूँ, तो मानवी उसका आंसर करेंगी, बाकी अपने दिमाग में आंसर को सोचेंगे। ठीक है? ताकि सबका काम हो जाए। और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें ये 4-5 पॉइंट हमारे आ सकते थे। एक मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखी है, और अभी मैंने जैसे करंट अफेयर की हरियाणा की वो पीडीएफ आप लोगों को दे रखी है। तो उनको ही अपन धीरे धीरे गो थ्रू हो जाएंगे। वहां से क्या होगा कि अगले 7-8 डेज में हम काफी मेजर टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, और मैं पहले से ही उसको प्रिपेयर करके भी आ रहा हूँ। तो आपको सिर्फ पॉइंटेड चीजें बता दी जाएंगी कि आपको ये चीजें फोकस करनी है। तो ये पैटर्न रहेगा हमारा। ठीक है? तो इसी तरीके से अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर मी। ओके, शैल वी स्टार्ट विद द सेशन? देखिए, एक चीज समझनी है कि जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस का फॉर्मेट, मतलब आपको सवाल समझना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग समझनी है कि आपके सामने कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ रहा है तो हमें सोचना कैसे स्टार्ट करना है। और बेसिक हम टॉपिक ये करंट अफेयर को उठाएंगे, बट उसको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। ठीक है? सो फर्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव टूरिज्म इन रूरल इंडिया? यू हैव 1 मिनट टू थिंक। अभी इस प्रैक्टिस को हम थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे, 1 मिनट देन योर पार्टिसिपेशन। एक ही कैंडिडेट को एक बार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, ताकि हम इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। 2 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा कर सके। आपके पास 1 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम, और ये जो 1 मिनट है इसको हम धीरे धीरे घटा के 45-30, और फिर इमीडिएटली पे आ जाएंगे अगले 2-3 दिन के बाद। और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहेगा, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, उनको मैं डायरेक्टली। वो जाओ मत, नहीं तो आपका दिन खराब हो जाएगा। माइक्स को म्यूट रखें जब तक आपको बोलने, मतलब आपका बोलने का आएगा ना, उसी टाइम पे आप ऑन कर लें बस। एंड ओनली दोज स्टूडेंट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट जिनका वीडियो ऑन रहेगा। ठीक है? तो आप जब भी वीडियो ऑन करेंगे तो थ्रू आउट द सेशन, नेक्स्ट 7 डेज तक आपको पार्टिसिपेशन के लिए वी विल बी एनकरेजिंग। बट अगर मान लो नहीं है तो दैट इज द थिंग। ठीक है? चलो, सो वी आर स्टार्टिंग। मानवी, बताइए। सर हम टूरिज्म को जो हमारा रूरल वन एरिया है सेकेंड, उसमें आप फोर। जो लैंग्वेज इंटरव्यू में यूज करेंगे वही लैंग्वेज आपको यूज करनी यस। है आपका ओके आंसर के सर, लिए। ओके सर। सर मैं ठीक है, हिंदी यूज करूंगी। ठीक है, बताइए। सर एक तो हमारे जो ग्रामीण एरिया है यहाँ पे टेम्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जिस हम्म। तरीके से हमने कृष्णा सर्किट को डेवलप किया है, हम वैसे टेम्पल टूरिज्म कर सकते हैं।
और जो हमारे यहाँ पे कैनाल का नेटवर्क है ये भी बहुत अच्छा है, तो हम कैनाल टूरिज्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम सर कल्चर है, हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्स कल्चर है, उसके थ्रू कर सकते हैं। और सर जो हमारे नेशनल हाईवे है 34 है टोटल हरियाणा में, तो इसके आसपास काफी गांव हैं, तो हम हाईवे टूरिज्म भी हेल्प कर सकते हैं। एंड सर क्रॉप डाइवर्सिटी को शो करने के लिए। ओके। So actually, I want to add one more point here. So we can also utilize the facet of ecotourism. एक For सेकेंड, example, मतलब आई विल बी अलाउिंग यू जस्ट अ सेकेंड, इसको एक पैटर्न में रखेंगे। अभी मानवी ने जो बताए हैं काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। टेम्पल वाला हो गया, हमारा कैनाल वाला हो गया। आई विल बी आस्किंग सम क्रॉस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है मानवी? कैनाल, ओके सर। जैसे आपने जो कैनाल टूरिज्म बताया उससे व्हाट डू यू वांट टू से, क्या पर्सपेक्टिव है आपका? सर जैसे आपके हमारी इसमें जुई नहर है, और हरियाणा में और भी है, एस वाई सॉरी सर, पश्चिम यमुना नहर है, तो इसके आसपास सर हम काफी तरह के पेड़ लगाते हैं, मैंने अपने लोकल एरिया में नोटिस किया है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इको टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं उसके साइड वाइज। ठीक है, हाँ जी। अब और कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहता है? yes, अभिषेक? sir. Yes, sir. I want to add one more facet in the tourism sector. So we can utilize the ecotourism part. For example, recently the two wetlands are Bhindawaz and Sultanpur are added in the list of national importance. So we can हम्म, utilize that factor also ठीक in है, order to इको support टूरिज्म the हो जाएगा। tourism sector. एनीथिंग एल्स? Sir, second is what we can do is we can promote the educational facet of tourism. For example, as Haryana is a hub for educational institutions, right from Kurukshetra University, which is the most oldest institution in our state, हम्म, and the various national level institutions are coming up. So and government of India is also have signed MOUs with the various countries. So what we can do is we can promote those education institution at the national ठीक level है, ये भी हो as well जाएगा। as the आप इसको कैसे ट्रेडिशनल से कैसे लिंक कर सकते हैं? कोई और एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जो ट्रेडिशनल में एजुकेशन को लिंक करता हो विलेज में? Sir, because I have seen in the Kurukshetra University itself that their students are coming from the Southeast Asian countries uh, राइट। since long back. So and the Central Asian countries are also participating there in the institution also. So we can utilize all those parts by promoting the institution at that level. ठीक है, कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? सर सर एक मिनट, मैं आपको एक सेकंड, हाँ जी। यस, हु वांट्स टू ऐड? सर हम यस रवीना। सर फार्म टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे होम स्टेज वगैरह होते हैं, कम्युनिटी फार्मिंग बहुत आजकल चलन में है, स्पेशली फॉर दिल्ली पीपल। दे कैन गो फॉर 3-4 days एंड फार्म देयर एंड स्टे। ओके, गुड। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मतलब मान लो आपको एक फार्म टूरिज्म के लिए एक फार्म डेवलप करना है, हाउ विल यू प्रोसीड? प्रिया, प्रिया सर शर्मा। रवीना, आप चले गए थे, पता नहीं इसमें बीच में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मैं बोलूं सर या अभी प्रिया को बोलने देते हैं, उसके बाद आप। यस सर। सवाल सुना आपने? सर वो उन्हीं का पॉइंट फार्म डेवलप करने वाला पूछ रहा। फार्म टूरिज्म आपको डेवलप करना है और आपके पास एक फार्म है, हाउ विल यू प्रोसीड? सर आई वुड लाइक टू पुट दिस पॉइंट। सर एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। Sir, I would like to put this point in a different way. Sir, I think we should promote village tourism in which people can come and stay in the villages
where separate guest houses can be made, and sir, also the actual tour of the village life can be given. Sir, something similar at a very small scale is done already in Sonipat, Chowki Dhani village, where people go to just see the cultural side of Haryana and the village instruments, where all old agricultural implements instruments are there. So this can be taken to larger scale, where people can be brought closer to the roots of India and Haryana, especially the village life can be shown. Okay. And Yes. सतीश, यस सर। फार्म टूरिज्म को जब हम डेवलप करेंगे तो उसके 5 क्या फायदे रहेंगे? फार्म टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो सर उसमें जो फार्मर्स के जो इनकम को डबल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके जगह फार्मर्स की इनकम को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमारी जो फार्मिंग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे उसमें आएगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी रहेगा और हमारी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो समस्याएं उसको भी हम अच्छे से बेटर कर पाएंगे। उसके अलावा सर ओवरऑल जो विलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी डेवलपमेंट रहेगी। तो जो हम एक विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी हमारे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो एक तो इनकम आपकी इंक्रीज होगी, एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रहेगा, थर्ड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहेगी। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है? सर एम्प्लॉयमेंट tourism, बहुत बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एनीथिंग एल्स? रूरल लोगों सर को रूरल एक जैसे कनेक्टिविटी, फार्म की स्पेशलिटीज होती है सर, जैसे कुश्ती हो गई, हरियाणा की स्पेशलिटी है, गाँव में बहुत ज्यादा होती है सर। उसको हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि लोग बाहर से देखने आ रहे हैं हरियाणा की कुश्ती। हाँ, मतलब एज ए फेस्टिवल आप जी कर सर। सकते हो, स्पोर्ट्स की कल्चर भी है तो हम उसको यस भी सर, प्रमोट करने फेयर के होता लिए है सर। इसको कर। ठीक, जी सर, तो फेयर एंड बेसिकली फेस्टिवल। ठीक है, तो रूरल टूरिज्म देखिए, पॉइंट इज 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन हरियाणा के भी हमारे कुछ कुछ फैक्ट अभी हम ऐसे डिस्कस करेंगे ना, तो उन फैक्ट को आप यूज कर सकते हैं कि 65% के आसपास आबादी हमारी अभी भी रूरल एरिया में है। ठीक है, और रूरल एरिया में अभी विद इंटरनेट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो एक तो अर्बन एरियाज की जो प्रॉब्लम है उनको आप रूरल एरिया में सोल्व कर सकते हो, प्लस टूरिज्म का एस्पेक्ट है तो सरकार भी बार बार बोलती है। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था मेक इन इंडिया के बाद अब वेड इन इंडिया, कि आप इस टाइम के जैसे प्रतापगढ़ जो हमारा जर्जर के पास है उस टाइप के फार्म्स अगर डेवलप करेंगे तो बाहर से फॉरेन टूरिस्ट हैं हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। एंड इफ यू लुक एट इट कि हमारा जो नेबरिंग स्टेट है राजस्थान है, वहां पे टूरिज्म काफी अच्छा डेवलप्ड है, बट हरियाणा में उतना डेवलप नहीं है। सो अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। उससे अगेन सर्विस सेक्टर भी ग्रो करेगा। ऑल ओवर इंडिया में हम देखते हैं तो इट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 6 to 7% ऑफ द जीडीपी। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा सब कुछ मिल सकता है विलेज टूरिज्म के हिसाब से। और अभी क्योंकि 21st सेंचुरी में बहुत सारा चल रहा है ना, कि मान लो लाइफ काफी स्ट्रेसफुल है, काम बहुत ज्यादा होता है, तो आदमी जैसे स्टेकेशन की हम बात करते हैं कि विलेजेस में रहने वाला पॉइंट, आई थिंक प्रिया ने बताया था, तो उसके हिसाब से भी हम उसको ले सकते हैं कि स्टे देयर, वर्क फ्रॉम होम के बजाय वहां पे ही आप 2-3 घंटे काम कर लो, आपको रहने के लिए अच्छी हवा भी मिल जाएगी, खाना आप विलेज वाले लोगों के लिए भी वही खाना जो वो खा रहे हैं, चटनी रोटी लस्सी, वो सब मिलेगा, तो वो भी बहुत अच्छा एक हमारे लिए पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो उन सारी चीजों से अपने को फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा मोटा सा इसमें थ्योरी वाले एस्पेक्ट में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यूएन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने बेस्ट टूरिज्म विलेज 2022 आपका ऑर्गेनाइज करवाया था। उसमें गुजरात का एक विलेज है धोर्डो विलेज, ठीक है, उनको अवार्ड मिला। उत्तराखंड में भी एक विलेज है, मिजोरम में है, एमपी में है। ठीक है, पॉइंट इज मतलब ऑल ओवर इंडिया कुछ कुछ विलेजेस को आइडेंटिफाई करके दिए गए। जैसे आपने सुना होगा मेघालय का वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, लोग जाते हैं वहां पे। अगर आप क्लीनलीनेस को प्रमोट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी सोचता था इस बारे में, तो विलेज है उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है, वहां पे एक बनी सी होती है, एक जोड़ सा होता है, वहां पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर हमने बहुत अच्छे खासे मान लो सैनिटेशन बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया और कनेक्टिविटी आजकल काफी अच्छी हो गई है विद द हाईवेज इन द स्टेट रोड्स, तो हम आराम से लोगों को टारगेट कर सकते हैं और इस सब में चल ही रहा है। ठीक है, तो क्योंकि विलेजेस आर नॉन अर्बनाइज स्पेस, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट है, एथिकल सस्टेनेबल। और एक और अच्छी चीज इसमें है, एक पॉइंट आप नोट करेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए आजकल क्या है कि अभी हम गए थे यहाँ पे रोहतक में, ये था क्या नाम है इसका,
इन्हीं का ही है एक मड हाउस। तो वो क्या करते हैं, दिन के 10,000 रुपीज का मिनिमम चार्ज होता है, दैट वाज द मिनिमम चार्ज, 10,000 रुपीज पर डे। और आप थोड़ा सा जैसे आउटडोर एक्टिविटीज में क्रिकेट खेल सकते हो या कुछ भी, 8-10 एक्टिविटी उन्होंने कर रखी है। तो रूरल एरिया में अगर आप इस टाइप की कोई करेंगे तो कैंपिंग, हाइकिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, मान लो कैनाल है, कैनाल के ऊपर बैठ गए, शांति से बैठे हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। जैसे मैं जब चाचा के साथ रहता था तो काफी पीसफुल रहता है, मजा भी आता है, ठीक है, वो भागा दौड़ से आप हट जाते हो। पॉइंट्स जो डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, इको टूरिज्म जिसकी आप लोगों ने बात करी, माउंटेन, फॉरेस्ट, वाटर साइड साइड को डेवलप करना, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, तो इसमें क्योंकि विलेज इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, सब लोग बैठेंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली वहां से मार्जिनलाइज सेक्शन में भी रहेगा, क्योंकि वही लोग खाना बना के देंगे, सर्विसेज देंगे, आप बाहर से मत लेके आओ। जो लोकल विलेज के लोग हैं उनको आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। आउटडोर एक्टिविटी हो गई है, एग्री टूरिज्म ऑल्सो, तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए बाहर से लोग आ रहे हैं, वेजिटेबल वगैरह, मान लो आपने कोई हॉर्टिकल्चर फार्म बना रखा है, तो वहीं पे वो आए, 1-2 दिन काम करें और आपसे सामान भी खरीद के लेके जाएं, अगर आसपास के हैं तो फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, वेजिटेबल लेके जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल रहते हैं, उनकी पेरिशेबिलिटी भी काफी ज्यादा रहती है, 14-15 डेज तक भी वो चल जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा, कल्चरल प्रिजर्वेशन जिनकी हम बात कर रहे थे, लोकल कुश्ती हो गया, गांव की कल्चर हो गई, कस्टम्स हो गए, उनको जानने का भी मौका मिलेगा, ड्रेस हैबिट्स हैं। और जैसे मान लो आप गांव में जाएंगे ना, तो पुराने जो लोग हैं वो अभी भी राम राम करके ग्रीट करते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, बाहर बैठे रहेंगे, कोई नया आदमी आता है तो उसको ग्रीट करते हैं। ये हमारी कल्चर में कहीं ना कहीं अब मिस होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे लोग कम होते हैं तो उनके लिए इजी होता है। और मैंने ये चीज राजस्थान में स्पेशली देखी थी, मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था, हम उनके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हम जिस विलेज में जाते थे तो वहां पे जो बड़े लोग हैं वो एक्टिवली दे ग्रीट, दे वेलकम यू इन देयर विलेज। तो वो अतिथि देवो भव वाले भी हमारे आ सकती है, ठीक है, ट्रैवलर एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब इनको आप कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी प्रमोट कर सकते हैं अगर अच्छे से डेवलप किया। जीडीपी ग्रोथ, चैलेंजेस मेजर क्या रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतनी है नहीं, रोड की कनेक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, हम लाइट में रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशंस दे सकते हैं विलेज में, ताकि और ज्यादा अच्छा डेवलप हो जाए। मार्केटिंग का काफी वो है, देखो उनको ज्यादा पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी जिनकी है, उनको अगर एक जगह मिलेगी अच्छी तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू कम। तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह अगर हम विलेजेस में सिखाएं तो डेफिनेटली वहां से फिर प्रमोशन और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उनको स्किल भी करना पड़ेगा, मान लो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप लैंग्वेज भी सिखा सकते हो, पर्टिकुलर 1-2 लैंग्वेज किन्हीं के साथ, जैसे मान लो हरियाणा में अभी हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, होलैंड है विंड एनर्जी में कर रहे हैं, तो क्यों ना फार्म टूरिज्म में मान लीजिए हम किसी एक देश के साथ कोलेबरेट करें, एक लैंग्वेज भी सिखाई, तो इससे स्किल डेवलपमेंट भी होगी, ग्रोथ भी बैलेंस रहेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे मेजर मेजर टूरिज्म। अब देखो पॉइंट ये है कि अब हमने विलेज टूरिज्म डिस्कस किया है, तो आपको कुछ फैक्ट विलेज के मिल गए हैं, कुछ आपको टूरिज्म के मिल गए हैं, तो अब आप अपने किसी भी आंसर में इन वाले फैक्ट को, पॉइंट्स को आराम से डाल सकते हैं कि इससे ये रहेगा। हाँ, मेले, फेयर्स, उसका स्कोप जो एक्सपेंड कर Sir, सकते हैं हम थोड़ा दूर तक। सेकंड थिंग जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, जैसे विराटगढ़ ही है वो लार्जेस्ट साइट बन गया, तो उसको थोड़ा डेवलप करेंगे तो वहाँ पर टूरिज्म का स्कोप बढ़ जाएगा। यस, दिस इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हरियाणा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, आप इन 4-5 पॉइंट्स को लिंक करो। अरावली देखो, मैं भी खुद सोचता हूँ इसके बारे में, अरावली द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वी हैव द ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है। और जैसे मान लो डोरमेंट वोल्केनो है यहाँ पे, डोसी का पहाड़ है, तो आपको खुद मार्केटिंग का वो करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे हम बना सकते हैं। वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज हमारे अच्छे आ रहे हैं, दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है जो हम बात करते हैं। sir, we can promote the health tourism part also. हाँ, नेचुरल लैंडस्केप, हाँ जी, कौन बोल रहे थे अभी ऑनलाइन? Sir, Abhishek. हाँ अभिषेक। Sir, we can promote the health tourism part also, as we have seen that the various यस multiplicity एग्जैक्टली, hospitals are एक्सीलेंट present पॉइंट। in Gurgaon, हम्म, and हेल्थ second टूरिज्म, aim मान लो was to फूड हैबिट inaugurate. है, विलेज की Yes. फूड हैबिट बहुत अच्छी होती है, ठीक है, गांव का खाना खा के 2 दिन खाना खाने के बाद ही ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं क्या एनर्जी आ गई। तो वो सिंपल एंड अच्छा खाना, क्योंकि वो वहीं बना है, हुआ है, आराम से उसको बनाया गया है, ठीक है, तो हर तरीके से तो वो लोग आएंगे तो उनको वो नेचुरल खाना भी मिलेगा, ठीक है।
तो हर तरीके से वो रहेगा। अब जैसे मान लो मड हाउस और इन सब में कई बार क्या होता है, स्पा टूरिज्म वगैरह भी रहता है, ठीक है, मड बाथ भी होते हैं, तो ये गांव में बहुत इजी होता है, सब लोग कर भी रहे होते हैं। जैसे जोहड़ वगैरह है हमारे, तो वहां पे बैठना करना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी वहां पे हो सकती हैं जोड़ों में। जैसे बोट चलाना हो गया, हम आर्ट देखो हो क्या रहा है, जैसे हिसार है, हंसी, वहां पे आर्टिफिशियल कैनाल आपने बनाई, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जोड़ है, वहां पे एक बोट डाल दो, जो भी बाहर से आए थोड़ी सी बोटिंग कर लेंगे, ठीक है। फिश वहीं पे आजकल कर रहे हैं, तो हमारा फिश, आपको फिश भी मिल जाएगी, थोड़ा सही हो जाएगा। एक पॉइंट आ रहा है, एन इज सेइंग वी सी रूरल डिस्ट्रेस ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से हम थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब इट इज लाइक डाइवर्सिफिकेशन आपका हो रहा है, तो वो चलेगा। यस रवीना। सर हम फॉरेन टूरिस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए गीता महोत्सव को भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म। हाँ वो हम कर ही रहे हैं ट्राई करने का। तो गीता, ये 4-5 चीजें हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, और गीता हो गया हमारा, और ये हो गया हेल्थ हो गया, तो इन सारों को मिला के हमारा अब स्पेशली हुआ भी है, गीता भी काफी फेमस हो रही है, और वर्ल्ड वाइड लोग बात भी कर रहे हैं, उसकी फिलोसफी के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, थिंकर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो वहां से एक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मार्केटिंग हरियाणा की हो भी गई है, अब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है और आगे लेवल्स पे जाके, ठीक है। अभी और कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके तो देख लेते हैं, अदरवाइज हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, आपको उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स बताने हैं कि एफटीपी से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, एफटीपी 2023। एंड इसी में एक्सटेंड क्वेश्चन रहेगा, इंडिया के टॉप 5 इंपोर्ट, टॉप 5 एक्सपोर्ट्स, दे कैन आस्क यू दीज काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस आल्सो। 1 मिनट आपके पास, सोचिए, और आप हैंड रेज ऐसे कर लेंगे आराम से, जिनका वीडियो ऑन है, क्योंकि आप मुझे दिख जाओगे तो मैं आपको आराम से, मतलब आई कैन से द नेम और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी एक चीज हमारी कॉमन रहेगी, स्पेशली जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वी हैव अ 40 मिनट सेशन ओनली अभी के लिए। 40 मिनट मतलब सेम लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन बहुत महंगा है जूम का, तो वी आर गोइंग विद द फ्री वर्जन ओनली। तो हमारे लिए इजी 1 मिनट का थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जो बाकी स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आज शाम तक देखते हैं, अगर गूगल मीट में किसी को पता हो कि गूगल मीट को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑन लैपटॉप, तो दे कैन शेयर इट विद मी, ताकि वहां पे फिर अपने को बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कौन स्टार्ट करना चाहेंगे? जीसी। प्रियंका, क्या है कि ऑफिस आवर्स, अब हम मॉर्निंग 6 o'clock लगे हैं और वी गेट फ्री बाय 11 o'clock, तो कोई ना कोई तो इनिशिएटिव ऑफिस आवर्स में रहेगा। सो रिकॉर्डिंग आई एम, मतलब रिकॉर्डिंग इसीलिए जूम पे रखी गई है ताकि आप उसको बाद में देख सकें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट उसमें क्या है कि या तो मॉक रहेंगे या ये रहेगा, और ये सबसे बेस्ट टाइम है, मॉर्निंग में ही एक बार डिस्कशन किया, पूरे दिन अपना सोचते रहो, करते रहो, यू हैव योर फ्री टाइम। चलिए, सर फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डिंग तो पॉलिसी। मिलेगी ना? हाँ सर हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। मिलेगी? हाँ ठीक है मिलेगी सर, फिर हम, बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं, आप सर। बात, यस, परीक्षित। Sir, what yes, sir. The foreign trade policy is the revision of the earlier foreign trade policy, which stretched from 2015 to 2020. But due to COVID, it was extended for 2 years. So now, sir, we have not placed a deadline to it because we are in the all of government approach, and currently our exports are at $400 billion for the goods and around $300 billion for the services. So we have the target to make it reach $2 trillion, and we have not set a concrete deadline for it. And the various provisions of which include, sir, we are promoting one district, one program, one product under this, and we are also promoting uh,
various export zones in the country, and we are also diversifying our markets by making more free trade agreement like we did with UAE, Australia, and other countries. And we are also say, diversifying our sources, because earlier we used to fetch all of our crucial energy security products from West Asia. Now we are diversifying to countries like Russia. So it's the objective includes making India resilient as well as self-reliant in terms of imports, but also interlinking it with the global supply chain in terms of export, so that our foreign trade, our current account deficit gets bridged, and India makes a greater role in the global trading share, which is currently at 2.4%. Keep it short. Your answer was excellent, Parikshit, but it is going too low. हम दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसकी के हिसाब से मान लो सवाल हमारे पास इंटरव्यू में यही आता है, तो हाउ मच वी हैव टू आंसर. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 90 सेकंड, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. यू टक 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 सर, ये टारगेट है. ठीक है, अभी ये चल रहा है 2 ट्रिलियन का टारगेट है. हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स के थ्रू, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और मार्केट के थ्रू थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ऑल. ठीक है, ओके. अभिषेक. Yes, sir. Actually, one more thing government is targeting under foreign trade policy is the emerging sectors. For example, we are more focusing on the drone manufacturing as well as artificial intelligence, Internet of Things. This kind of thing we are targeting to harness these technologies. And second thing is, sir, is ease of doing business that government is promoting. Actually, government has given rebate to the various capital goods export segment, where they are actually promoting the exports from the they are actually making the export process more decentralized through one district, one product. And there is also a phenomena of one station, one product, where we are also harnessing various stations and, where the products are actually export oriented. And sir, third thing is government is trying to government is trying to sign MOUs with the different countries. For example, they are promoting their exported products through the various missionaries, various international, sir क्या कह सकते हैं इसको, डिग्नेटरीज जो आते हैं उनके थ्रू. dignitaries, yes sir, through dignitary, through international exhibitions. These are the steps that the government is taking to promote foreign trade policy. ठीक है, वेरी गुड. टॉप 5 इंपोर्ट कौन बताएंगे इंडिया के? रेज योर हैंड्स. Sir. यस, एक मिनट. मधु, सतीश. इंजीनियरिंग गुड्स, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर. उसके अलावा सर जेम्स, वो डायमंड्स और ये सब इंपोर्ट करते हैं. इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट आल्सो. बट इन इंपोर्ट वी आल्सो. ठीक है. अतुल, टॉप 5 इंपोर्ट्स. Sir. Sir, majorly, sir, agriculture imports are also there, and all petroleum imports are also there, sir, apart from engineering goods and the gems and jewelry. ठीक है, देखिए. हाँ जी, मेघना. मेघना नाम है ना? हाँ जी. देखो, अब जैसे इस टाइप का कोई भी सवाल आता है जहां पे टॉप 5 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आती है, तो आपको 1 2 3 4 ही बताना पड़ेगा. ठीक है. अब 1 2 3 4 5 के सेंस में अगर कोई आंसर कर सकता है, देन ओनली यू रेज योर हैंड, अदरवाइज डोंट. क्रूड ऑयल, गोल्ड. क्रूड ऑयल, गोल्ड. सेकंड इज द गोल्ड. गोल्ड, ओके. और थर्ड इज द जेम प्रोडक्ट, सर. ठीक है, नेक्स्ट. सर, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स, ठीक है. चलो, एक पॉइंट ये है, टॉप 5 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अभी आप रिसेंटली चेक कर लेंगे. ठीक है, क्रूड ऑयल और अपना रिफाइंड ऑयल हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं. गोल्ड है, जेम्स है, ज्वेलरीज हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें भी अपना रहेगा. और वेजिटेबल ऑयल. ठीक है, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में भी हम देख सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक का एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी स्टार्ट किया है. और अगर एक्सपोर्ट्स में हम वैसे बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स तक ग्रो करे हैं पिछले 10 साल में. तो वहां पे एक मेजर ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ठीक है, ओके. तो इसमें मैं जैसे एक बार इसको अभी
एक और चीज मेरे दिमाग में आई। चलिए कोई नहीं। देखो मेन, इसको मैं एफटीपी को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि पॉइंट हमारे पास क्या है। नंबर वन, वी हैव टू बूस्ट आवर एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज द ग्लोबल ट्रेड। तो अभी हमने टारगेट क्या रखा है? नंबर टू, 2 ट्रिलियन हमें बनाना है। ठीक है। फोकस एरियाज क्या रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला हो गया, स्टेट्स के साथ कोलेबरेट करना, नंबर टू। नंबर थ्री, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करके हम उसको करना चाह रहे हैं। और मेजर एरिया जैसे ई कॉमर्स के थ्रू भी हम डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने इसमें रखा है। और बहुत सारे सेक्टर्स जिन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल है, अपैरल इंडस्ट्री है, डेयरी सेक्टर है, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वर्टिकल फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो इन पे भी हम फोकस करना चाह रहे हैं। अदर देन जो ट्रेडिशनल हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनके अलावा वी आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू एरिया। ठीक है। एक्सपोर्ट्स का टारगेट। ठीक है। और उसमें अभी हमने, अच्छा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट हमने कब तक कर रखा है इंडिया? 2025। 5 ठीक। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। अभी 700 800, नहीं नहीं, 900 तो हम ज्यादा जाते। किस चीज में? हाँ, 3.34 के आसपास है। अगर मान लीजिए ऐसे पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्या हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, तो डेफिनेटली यू हैव टू से नो, इट विल बी टेकिंग सम मोर टाइम। अभी ऐसा थोड़ी है कि एकदम से ग्रोथ रेट आप 20-30% अचीव कर लोगे। जिस हिसाब से चल रहे हैं तो मे बी लाइक 3-4 ईयर्स और लगेंगे। सर वो तो प्री कोविड था ना हमारा टारगेट $5 ट्रिलियन। जब से वो कोविड आया तो देन वी रिवाइज दैट, वी डोंट टॉक हाँ अबाउट इट एनीमोर, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म टर्म्स। हाँ, बट वो है कि उस टाइम पे जब हमने टारगेट रखा था, दैट वाज 2022। अभी एटलीस्ट उसको हम 25 के बारे में भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे तक भी जा सकता है। ठीक है। तो सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को भी रखा गया है कि वी हैव टू प्रमोट रुपी एज एन इंटरनेशनल करेंसी। हाँ, और रूपी के सर एक कंटेक्स्ट चीज में। और है कि डिजिटलाइजेशन को भी हमें प्रमोट करना है, डिजिटलाइजेशन। हाँ, डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी में हमारा अगला टॉपिक भी है। तो इसके अलावा एफटीपी में अगर आप और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए, या फिर कोई भी डाउट है। सर देखो एक बार अब, टॉप 5, हम्म, हाँ टॉप 5 इम्पोर्ट्स की अगर लिस्ट मिल जाए, मतलब इंटरनेट पे काफी डिस्क्रिपेंसीज कंफ्यूजन हैं है। सर। मैंने अभी हाँ बनाई थी, मतलब वो 4-5 हैं, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इकोनॉमी वाली क्लास ली थी ना, तो उसमें दोनों चीजें फाइनल करके हैं, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी और कंट्रीज भी जिनके साथ हमने हैं, वो ठीक है, मैंने रिसर्च कर रखी है। आई विल बी शेयरिंग आफ्टर द क्लास। ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है सर। और Sir, हाँ जी। sir, if we don't know the exact figure of the objectives, then can we just reply generally, or is it व्हाट इज योर नेम? mandatory to Preeti? प्रीति। Yes, sir. देखो, अगर आपको फैक्ट्स एग्जैक्टली नहीं आते हैं तो आप मतलब अप्रोक्सीमेट करके भी बता सकते हो। बट कुछ फैक्ट हैं, Okay. जैसे इसीलिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं कि मेजर फैक्ट जो हमारे हैं ना, वो तो अपने हो जाएं। जैसे अभी अभी आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि 2 ट्रिलियन का टारगेट है। बाकी Okay. सारी तो Okay. बातें हम कर ही लेंगे। जी, ये करना है, Hmm. वन डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन पे फोकस करना है, इससे ये फायदा होगा। ठीक है। द मेन कंसेप्ट बिहाइंड इट इज कि जब भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो 3 मेजर चीजें हम हमेशा इकोनॉमी में फोकस करते हैं कि हम सेविंग्स को इम्प्रूव कर पाए, इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव कर पाए, एंड द एक्सपोर्ट्स। तो आई से इट SIE। तो सेविंग हमारे पास लगभग 30% के आसपास चल रही है, हम चाहते हैं और बढ़ जाए। इन्वेस्टमेंट है, वो भी थोड़ी सी कम हो गई है पहले से ना, सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो गई है, मतलब वो ठीक है। बट इंडिया में जैसे मेजर जो जीडीपी है वो कंजप्शन से आ रही है, डोमेस्टिक कंजप्शन से। और हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़े। ठीक है। तो इसलिए वी आर Yes, sir. फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। ओके। Okay, sir. माय क्वेश्चन इज, मीटिंग अभी एंड होगी तो तब आप इसको रिज्वाइन कर लेंगे, तब तक सोच लेना। यूपीआई, ठीक है, यूपीआई इज गोइंग टू बी द ग्लोबल डिजिटल ट्रांजेक्शन मीडियम इन द कमिंग ईयर्स। कमेंट यूपीआई ग्लोबल ट्रांजेक्शन मीडियम, कमेंट।
डू यू थिंक सो? सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर। हमारे जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की जब टॉप 5 की बात होती है सर, तो इसमें लगभग सिमिलर ही चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट। ठीक है, हमारा सवाल क्या था कि यूपीआई एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन मीडियम बन सकता है। फर्स्ट आई विल बी आस्किंग, मतलब अभी ऑनलाइन से नहीं, मैं ऑफलाइन एक दो स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ, उसके बाद आई विल बी कमिंग टू ऑनलाइन। ठीक, रेनू आपको क्या लगता है? So UPI is increasing day by day. कुछ countries इसको acceptance दे रही हैं, like I cannot recall the name exactly, but it is spreading. Sir. ठीक है, तो मतलब एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। Yes. Sir. भारती। So UPI is gaining acceptance like in many countries. Recently, India signed a pact with UAE as well, Mauritius as well, Singapore, and Nepal and Bhutan as well. So this is our UPI is gaining acceptance. Like we have increasing transactions with other countries as well. So there's a possibility it is global transaction medium. It can be a. Okay. Online, who wants to answer? Please raise your hands. ऐसे Gaurav. Yes, sir. I think UPI is now being accepted globally as a payment medium. Like for most of the countries have also signed bilateral agreements with India. Like it is like France started accepting UPI payments near the Eiffel Tower and nearby regions. And also some of the Middle East countries, India have signed MOUs like Saudi Arabia and UAE also is accepting UPI payments. But on a practical note, there are certain challenges in making UPI as a global payment platform, because internationally also there is a lot of competition. Plus, there is a challenge of currency, like like rupee is not even not accepted globally yet. So UPI can be a global platform only if rupee also gets it's a significant becomes a significant player at international level. Okay. So there are efforts need to internationalize rupee also. Internationalization of the rupee can help in UPI becoming a global. But the point is, जैसे UPI हम कह सकते हैं कि जो Unified Payment Interface है, it is kind of a technology which is helping in transaction from one bank to another bank. तो इसमें why other countries are taking part, तो वहां पे ये है कि मे बी उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। दे कैन टेक अप द टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि भाई सेफ है, सिक्योर है, सीमलेस है, कन्वीनियंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? Yes, sir. यस। Abhishek. Yes, sir. The UPI technology has made the cost of payment has reduced the cost of payment drastically. Okay, let me reframe. Let me take it as a question. UPI के 3 एडवांटेज, 3 मेजर चैलेंजेस, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो? Sir, it reduce the cost of transaction. Okay. Sir, it enhances the ease of payment. And sir, third is the it is easy to track the transaction and it will help in curbing the black money also. Okay. And sir, Very good. the three cons are, sir, digital divide is one of the prominent factor that is creating lacuna. And the second is, sir, digital infrastructure. Cyber security is one of the issue that is gained in the recent time, where we have seen that various cyber frauds are done on the UPI transaction. Right. And so third is the digital literacy, as 21% population are living under the BPL line. So, and around 60% are not digitally literate. So what I believe these are some issues that needs to be catered at on war-footing manner. ओके, वेरी गुड अभिषेक, काफी अच्छे से। देखो, अब 3 पॉइंट पूछे ना, तो हमेशा इसी तरीके से मतलब खुद को सोचना है कि जब हम यूपीआई करते हैं, इजी टू डू, कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिक्योर है, ट्रैक कर सकते हैं।
किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में गए, और चैलेंजेस भी अच्छे से बताए। डिजिटल डिवाइड हो गया, लिटरेसी हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आपको अब देखो एक, अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो अप्रोच है इस सेशन की आपकी खुद की ये रहनी चाहिए कि रेदर देन लिसनिंग टू अदर्स व्यू, एक अप्रोच ये होती है कि हम दूसरों के व्यू सुनने के लिए जुड़े हुए हैं। एक अप्रोच ये है कि हम अपने व्यूज को पहले ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं, अपने व्यू चार आ जाए, उसके बाद दूसरे से अगर एडिशन की नीड हो तो हम कर लें। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच से हमें चलना है कि पहले खुद सोचना है जो भी सवाल आपके सामने आया है, उसके बाद आपको देखना है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स कोई भी ऐड करना चाहता है प्लीज? स्वर्णिमा। यस सर, सर मोस्टली काफी पॉइंट्स कन्वर्जिंग भी हैं बाकियों के साथ। सर एक चीज, रिसेंटली आवर एक्स्ट्रा प्राइम पॉइंट ही मिनिस्टर, ऐड करेंगे बस, ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपके पास। sir, recently in one of the interviews, our Prime Minister specifically quoted UPI as a very important measure of economic democracy. So this can be leveraged at the national level and even at a global level. This can be used as a tool of diplomacy for the country, and we can tap different economies and make a UPI penetration there. And so it is one of the most distinguishing feature of the Indian economy, because every street vendor today has the QR code with him. So this is a remarkable feat that we have achieved. So this can be used at the international Yes, stage. very good. We often see multiple yes, कौन? गौरव? Sumit sir. Okay, हाँ Sir, it सुमित। promotes financial inclusion and also it promotes better change management for the vendors too. यस एग्जैक्टली, हमने देखा ना बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देते हैं। मान लो यूपीआई आता है, इफ यू स्टार्ट योर आंसर विद एग्जांपल लाइक कि मान लो कोई कोकोनट सेलर है, तो many foreigners are giving this example even in the shorts and the reels कि they went to India and they saw this G20 as well, कि कोकोनट लेने गए, कुछ भी लेने गए तो आराम से ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, कैश कैरी नहीं करना पड़ रहा। तो कैश में जैसे हमारे पास थेफ्ट का इशू रहता है या वैसे, तो उतना भी उस हिसाब से भी थोड़ा सा बात कर सकते हो। ठीक है, और जब एक ये अच्छा पॉइंट आया, स्वर्णिमा जो बात कर रही थी इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, अगर मैं आपसे इसी सेंस में पूछूं कि मतलब online education has deepened the democracy in what sense? Think about it. Online education has deepened our democracy. How? And those who wants to answer, they can raise their hand. There is no time limit. अगर आपका दिमाग अभी सोच पा रहा है तो you can raise your hand. Yes, ये भी अच्छा पॉइंट है। इशू ऑफ एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए 17 रुपीज है, 19 रुपीज है, तुरंत आप उससे कर सकते हैं वो भी। Then in turn increase their efficiency. यस, उनको बार बार मैनेज नहीं करना, हाँ मैनेज नहीं करना पड़ता। फोकस होते हैं। एग्जैक्टली, तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को लिंक करके आउटकम की तरफ फोकस कर सकते हैं। यस सतीश, बताओ। सर डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है, लास्ट माइल तक हमारा कनेक्टिविटी है, या फिर लास्ट माइल को सर्विस प्रोवाइड करा पाए। ऑनलाइन एजुकेशन से ऑनलाइन वालों को आवाज सुनाई दे रही है अगर यहाँ पे बोल रहे हैं तो? यस सर। थोड़ी कम है। थोड़ा सा पास आ जाओ फिर, एक सेकंड में इसको थोड़ा, क्योंकि लैपटॉप के पास रहेंगे तो उनको भी सुनाई दे जाएगा। थोड़ा पास क्या ठीक है, और बिल्कुल लाउड बोलना है। देखो जितना एनर्जी के साथ यू हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव ओनली 7 और 8 डेज डिपेंडिंग अपॉन कि 10 को है, तो जब भी बोल रहे हो तो उसी सेंस में आपको पूरी एनर्जी और उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए बोलना है। ठीक है, यस सतीश। सर डेमोक्रेसी का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि अंतों तक पहुंचना है, जो लास्ट व्यक्ति हमारे सिस्टम के अंदर, उस तक हम सर्विस प्रोवाइड करें। तो ऑनलाइन एजुकेशन से हम रिमोटेस्ट एरिया के अंदर कोई भी स्टूडेंट है उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी और टाइमली एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेघना। कॉस्ट इफेक्टिव हुई है सर एजुकेशन ऑनलाइन आने के बाद, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, कॉस्ट इफेक्टिव हुई है, एरिया के हिसाब से भी रिमोट एरिया तक पहुंच पा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है सर। कैसे क्वालिटी एजुकेशन में कैसे? सर अगर कोई फॉरेनर टीचर भी है या अपने ही देश में कोई मतलब अच्छे वेल ट्रेन टीचर है,
तो वो भी रिमोट एरियाज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। फॉरेनर टीचर भी करवा पा रहे हैं। कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ अ टीचर कि जो क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से आप बता सकें? तो जैसे कि दृष्टि है, विकास ओके। दिव्यकृति सर, तो उनकी अप्रोच अब और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, काफी लोगों को पता चला है। गुड तो एग्जाम्पल। इंस्टीट्यूशन के लिए भी काफी हेल्पफुल है। राइट, वेरी गुड। ओके, ऑनलाइन, हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Abhishek. Just a second. No. Anand, Abhishek, please wait. You are participating. Let others also participate. आपका अच्छा चल रहा है, बट आई वुड लाइक जो नहीं कर, जैसे मान लो अभी प्रिया है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, आपका क्या नाम है? अभी आपका नाम देख रहा था, फर्स्ट वन, आपने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था ना? सॉरी, इट्स मानवी सर। हाँ, मानवी, ठीक है। आयुष, सर इसमें सर क्या लगता है 1 पॉइंट? ठीक है मानवी, आप बताइए पहले। सर इसमें डेमोक्रेसी डीपन करने में इनका विमेन्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज एज ए होम मेकर मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज होता है कि इसके थ्रू मैंने कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो वो डीपन यस, होता है सर इससे डेमोक्रेसी। ठीक है। वुमेन के लिए भी काफी चीजें बड़ी हैं। देर आर मैनी हाउसवाइफ्स दोज आर प्रिपेयरिंग, या फिर मान लीजिए गांव में रह के कोई तैयारी कर रहा है, उसको उतनी एक्सेस नहीं मिल पा रही, तो डिजिटल एजुकेशन से उन तक वो चीजें पहुंच पाई हैं। दैट इज ऑल्सो, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस क्या है, सर जैसे चॉइस सतीश, इंक्रीज हुई है, चॉइस इंक्रीज हुई है, इक्वालिटी लाइक ऑफ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन आप प्रोडक्ट की तरह। हाँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के कंटेक्स्ट में देखो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबकी बड़ी है, तो इट इज हेल्पिंग अ लॉट। ठीक है, आप अब informed citizens as well, हाँ, इन्फॉर्म्ड सिटीजन और ज्यादा बढ़ रहे हैं। developing values as well, हाँ, online education की वजह से। बिल्कुल, वैल्यूज भी हमारी और ज्यादा प्रोपगेट कर पा रही हैं, है ना? दीज आर And गुड the थिंग्स। use of technology, a better presentation of the subject matters, उससे उसको quality of information और quality of education better हुई है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन बेटर हुई है, एब्सोल्युटली राइट। And ओके, it helped in enhancing the skill development, as we have seen that the various online platforms are providing courses like Coursera, Udemy. So the people are going through the skilling, unskilling, and reskilling process. I think which is यस, very much efficient disruption हाँ, of इनके technology. बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। same time, sir, this also help in एक सर मिनट, इसमें अब जो ऐसा है क्या एक तो होगा कि राइट, सारे एक साथ बोलने लग जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कीप योर थॉट्स विद योरसेल्फ, और जैसे ही मान लो आता है। गौरव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Sir, I would like to quote Ambedkar, sir, in this because he said that political democracy should come in sync with socio-economic democracy. So, online education has promoted democracy in three sense, like political, economic, and social. The political democracy, online education, empowering political democracy can be seen in efforts made by Election Commission of India in creating voter awareness. And also, online tools have been used by many members of parliament and other election campaigners to promote their campaign. Right. In terms of economic democracy, as someone has also quoted, there are many skilling options and tutorials given to people so that they can enhance their income. And lastly, social democracy, there are many awareness campaigns like women education and manual scavenging, and also Swachh Bharat Abhiyan also used online platforms to create a cleanliness and awareness among the people. यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गौरव, ये काफी अच्छा आंसर था। इसमें संविधान की एसेंस भी आ गई है, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, और एग्जाम्पल भी अच्छे कोट करे गए हैं, तो दिस इज रियली गुड। एंड Yes, sir. Sir, actually, I have a point. It is हाँ जी, in sync with national education policy also, which is like taking us away from the traditional structure of degree notion of the education. So it यस, is giving us एग्जैक्टली। more choice to take our courses as per our choice and finish it off in 6 months or like 12 months without being in the process for 4 years. That is also the objective of national education policy. राइट, वेरी गुड। अतुल,
सर इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर कि हर तरह का वॉइस एंड पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है. एवरीबडी इज एबल टू से एंड वॉइस देयर ओपिनियन अबाउट द नेशनल इश्यूज एंड बिल्ड अ पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आ गए हैं. वो मैं यूपीआई वाले से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था मैंने क्वेश्चन को. हल्का सा अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ. यूपीआई के बारे में अगर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा आता है, अभी जैसे फरवरी 2024 में आरबीआई और नेपाल राष्ट्र बैंक, उन्होंने भी इसमें अपना एक किया है कि भाई हम साथ में मिलके करेंगे. ठीक है, और यूपीआई को काफी बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. सीमलेस, सिक्योर, इंक्लूसिव है. और 1.7 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन्स वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन, 1.7 ट्रिलियन. देखो 2 ट्रिलियन का टारगेट हमने कहाँ पे देखा था? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में. और 1.7 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ये है 2023 यूपीआई. बहुत सारी कंट्री, जापान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, यूके, तो उन्होंने एम्ब्रेस किया है. अफोर्डेबल है, इंटरऑपरेबल है, स्केलेबल है, अडेप्टेबल है. और टोटल जो शेयर है ना यूपीआई का डिजिटल पेमेंट्स में, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का शेयर हो चुका है 80%. एंड इंडिया के हिसाब से इट्स अ बिग अमाउंट. मतलब अब कार्ड से, डेबिट कार्ड से, आप भी देखते होंगे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, सो दे आर इंटीग्रेटेड विद यूपीआई. आप आराम से कर सकते हैं एवरीबडी. तो 80% याद रखेंगे, 1.7 ट्रिलियन. दीज टू फैक्ट्स कैन एनहांस योर आंसर. बस हमें 2 ही चीजें याद रखनी है. ठीक है, बाकी तो 2-3 जो कंट्रीज के नाम हमने देखे वो अपना हो जाएगा. ठीक है, यूएई है, फ्रांस है, जापान है, सिंगापुर है. ठीक है, भूटान है, नेपाल है. हाँ, 1.7 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन्स में या फिर 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का डॉलर, वैल्यू ऑफ डॉलर ट्रांजेक्शन? 1.7 ट्रिलियन डॉलर. ठीक है, 2023. और अब देखिए, मतलब एक जैसे इनके नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं. यूपीआई लाइट आपने सुना होगा. पहले क्या होता था कि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन यू कुड नॉट ट्रांजेक्ट. अभी क्या है कि इवन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आप कर पाएंगे, बट उसमें लिमिट है. 4,000 रुपए पर डे की है, और एक ट्रांजेक्शन में 500 से ज्यादा हम नहीं कर सकते. ठीक है, यूनिक क्यों है? 24/7 है, 365 डेज है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, क्यूआर कोड आपके पास रहेगा. आप एप्लीकेशन में भी डायरेक्टली कंप्लेंट रेज कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आता है तो. ठीक है, अब देखिए बेनिफिट्स क्या हैं. तो बेनिफिट में हमारा रहेगा, अगर आपसे कोई भी बेनिफिट पूछा जाता है, आप बैंक के पर्सपेक्टिव से बताएंगे कॉस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, सिक्योर, सेफ, इनोवेटिव. कस्टमर के पर्सपेक्टिव से आप बताएंगे एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा. ठीक है, सिक्योर भी है, अगेन कंप्लेंट रिड्रेसल भी इजी हो जाता है. मर्चेंट्स के हिसाब से भी बता सकते हैं. ठीक है, अच्छा एक और छोटा सा वैसे सवाल है. एक मान लो करते करते आ रहा है, स्टैटिक क्यूआर कोड और एक होता है डायनामिक क्यूआर कोड. आपने देखा होगा कई बार कि पेमेंट के हिसाब से क्यूआर कोड चेंज होता है. मान लो आप डोमिनोज में जा रहे हो, तो वहां पे हर पेमेंट के साथ एक नया क्यूआर कोड आता है. दैट इज अ डायनामिक क्यूआर कोड. स्टैटिक क्या रहेगा? आपके शॉप के बाहर लगा दिया है, फिक्स है, आप उसी में पे करके उस चीज को आराम से देख सकते हैं. ठीक है, अगेन एन, एक बार आपका नाम बता दीजिए. आप फिर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? I'm sorry, sir. I forgot to lower my hand. ओके ओके. निकिता, 80% वाला फैक्ट ये है कि जो टोटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, उनमें से 80% किसका हो रहा है अभी? यूपीआई का. बस हमें ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये हमारा यूपीआई हो गया है, हमने उसके साथ ये देख लिया. ठीक है, हाँ जी. सर एक यूपीआई वन ग्लोबल करके कुछ इनिशिएटिव है, हाँ, जस्ट एक वन ग्लोबल फैक्चुअल क्या है? कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई से ही डील करता है. सो अंडर दिस द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग यूपीआई टू डिफरेंट कंट्रीज where our officers go, technocrats go to explain them the technology and all the know-how and tailor-made solutions according to the country, sir. ठीक है, वेरी गुड. रामनिवास. जैसे यूपीआई प्रोवाइड अ रियल टाइम ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन टाइम इन रियल टाइम. रियल टाइम, हाँ, जैसे मान लो कई बार नेफ्ट है, आरटीजीएस है, थोड़ा मोड़ा टाइम कई बार लग जाता है, बट यूपीआई इज रियल. ठीक है. Sir, one more thing I want to add here. हाँ जी. Sir, recently our Prime Minister has unveiled this technology in front of French
President Emmanuel Macron in Jaipur, हम्म CCPO technology, which actually highlights the importance that the government is imparting on this technology in order to promote at the global level. हाँ, गवर्नमेंट ही इसको लेके चल रही है, पुश तो सारा गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है. If they ask question in particular about disadvantages, then only we have to quote or just 2-3 points. सर एक जैसे डाउट था क्योंकि जैसे कंपिटिटर्स लाइक गूगल एंड हु यूज दिस टेक्नोलॉजी, गूगल, फोन पे, पेपैल वगैरह, सो ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इनसे मार्केट कंपटीशन बढ़ सकता है, बिकॉज रिसेंटली गूगल डिड समथिंग, कुछ अग्रीमेंट कुछ ऐसा हुआ था, और गूगल यूपीआई का मार्केट शेयर ज्यादा है. सो एक जो बैलेंसिंग है स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट में और प्राइवेट फंडेड प्रोजेक्ट में, क्योंकि फिर वहां पे डेटा वगैरह का भी इशू रहता है. नहीं इसलिए इतना भी तो कुछ कुछ ठीक कर है सर. सकते हो, इतना कुछ. I would like to answer that. Yes, Parikshit. The UPI is actually a public digital infrastructure, and the government has allowed every company, be it Paytm, be it Google. ना तो Paytm हमारा है सर, ना Google हमारा है. They are all foreign funded. So it is allowing its own platform to be used by any company to build over it, and they have built $1 billion empires over it. So it's not an issue for the government at least. राइट, वेरी गुड. काफी अच्छा पॉइंट है परीक्षित जो बता रहा है ना, तो इसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं. ओपन सोर्स काइंड, जैसे ओएनडीसी अभी आ रहा है, तो इसी में ओएनडीसी वाला पॉइंट भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, ठीक है. ई कॉमर्स में ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो पॉइंट अपना आएगा. और चैलेंजेस में वही सेम अपने जैसे हमने पहले वाले में बात करी थी, लगभग वही चैलेंजेस रहेंगे. थोड़ा सा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी वाले जो पॉइंट्स तो आ ही गए थे, ठीक है. तो उस हिसाब से सर बताइए. मैं अभी कुछ हम पॉइंट अगले. ऐड करना चाहूंगा सर. हाँ सुमित. सर जैसे अभी यूपीआई का उसमें पेरिस में स्टार्ट किया गया था सर, जिससे वहाँ पे जो इंडियन टूरिस्ट है उनको हेल्प मिलेगी सर. इसके अलावा सर बिल्कुल. जो रेमिटेंस आता है भारत में, उसको हाँ यूपीआई के थ्रू ज्यादा मदद मिलेगी. हाँ इसके अलावा सर जो इंटर कंट्री जो अपना ट्रेड है, जैसे कि अभी भारत ने यूएई के साथ और सर सिंगापुर के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है सर, उसमें हेल्प मिलेगी. हाँ, उसमें भी रहेगा. दैट इज ऑल लिंक्ड, ये हमने पहले भी देखा, ठीक. जो सवाल पूछ चुके हैं ना, वो अपना हाथ लोअर कर लें प्लीज, जैसे रामनिवास आई थिंक. ठीक है. हाँ, अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी 2-3 अपने हो गए हैं. अगला सवाल सुनो, ध्यान से सुनना और आंसर करेंगे, मतलब थिंक एंड देन आंसर. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कैन हेल्प इंडिया becoming a $5 trillion economy. Do you agree or not? And if yes, why? If not, why? National logistic policy can help India becoming $5 trillion economy. You have to integrate. What is it? How it can help? इसी में आई एम एडिंग वन मोर क्वेश्चन. यस सर. जो हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर का जीडीपी में एक्सपेंडिचर है, लॉजिस्टिक कॉस्ट की, वो कितने परसेंटेज ऑफ द जीडीपी है, वो आपको बताना है. मैं बता सकता हूँ सर. यस सुमित, स्टार्ट. सर जो लॉजिस्टिक में अपना जो खर्चा है वो सर 14% के अराउंड है, और जो मेजर डेवलप कंट्री है वहाँ पे लॉजिस्टिक का एक्सपेंडिचर 10% से भी ज्यादा था जीडीपी के. और जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है सर, उसका टारगेट हमारा यही है कि हम 10% से नीचे लेके आए इसको. इसके अलावा सर हमारा जो हिंटरलैंड है, जो उसको पोर्ट से कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू, और हमारा जो मेजर ट्रेड वॉल्यूम है उसी के थ्रू ही होता है सर. वो अच्छा, वैल्यू के आप टर्म में और जो वॉल्यूम हमारा पहला के थ्रू. सवाल था उसको बताइए, कैसे एनएलपी कैसे इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है? व्हाई डू यू थिंक सो? सर इससे एक्सपोर्ट में सर मदद मिलेगी. जो हमारे लैंडलॉक स्टेट हैं उनको सर अगर हम जो 12 मेजर पोर्ट हैं उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उनके प्रोडक्ट भी हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अपनी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू. इसके अलावा सर जो ट्रांसशिपमेंट हब में बात काफी पीछे है, तो उनको डेवलप करने के कारण हमें श्रीलंका या सिंगापुर जैसी इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा.
इसके अलावा सर जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसमें सर पोर्ट्स को डेवलप करके हम जो इंडियन ओशन के थ्रू जो ट्रेड होता है उसमें एक मेजर चंक को हम अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है। सतीश। सर इसमें सबसे पहला हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो डिक्रीज रहेगी। उसके अलावा सर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो इंडिया का है वो अच्छे से हो पाएगा। खास करके जो रूरल एरिया है या फिर डीप इंटरलैंड्स है तो हम अपने पोर्ट एरिया से कनेक्ट कर पाएंगे। तीसरा सर इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रहता है विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में, वो भी कम हो पाएगा क्योंकि इसमें प्राइम फोकस इसी पे किया गया है। जैसे कि रोड मिनिस्ट्री कोई रोड बना रही है उसके साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को वहां से कोई पोल वगैरह या फिर अंदर दूसरी फैसिलिटीज के लिए रोड लोडिंग करना पड़ेगा तो पहले ही उसकी प्लानिंग करनी यस, दैट इज द मेन थिंग कि योर एनएलपी यू आर इंटीग्रेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज सो दैट कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है इट कैन बी टेकन इनटू अ क्युमुलेटिव थिंग, ताकि बार बार अननेसेसरली हमें ना करना पड़े और वी कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज आल्सो। ठीक है, एनीथिंग एल्स मेघना? सर इट विल एफडीआई इंक्रीज होगा सर इससे हमारा। और दूसरा सर जैसे जो ग्लोबल एग्जांपल्स हैं यूएस और चाइना, वो इतना इम्प्रूव कर पाए हैं, इतना मतलब डेवलप कर पाए हैं लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट के ही कारण से। एग्जैक्टली एग्जांपल कोट कर सकते हैं। और साथ में जो लीड्स है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो की जाती है वो भी इसी के साथ इंटीग्रेशन में। राइट, यूएस चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स लीड से भी आप इसको ला सकते हैं। ऑनलाइन एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग? yes sir, me sir. Sir, in national logistic policy, we are aspiring to become a top 10 in logistic index. Like Right. World Bank is providing logistic index in which we are already under top 25. So through NLP, we are aspiring to be in top 10. Also, sir, Okay. India has around 7,500 kilometers of coastline. That is very advantageous and strategic. When we compare it with Singapore, Singapore is a small country. It has a turnaround time of around 14 hours. But India's turnaround time is around 3 days. So Right. we have to reduce that so that we can build our container facility and everything. Sir, all the corridor facility which we are making, like the Chabar Port, INSTC, they are all requiring the logistic advantage of India. So if we can improve our logistic, then we can obviously improve our exports, and by that we can build our 5 trillion economy. One more point you can add if we are talking about all this thing. अभिषेक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अभिषेक बताओ। Yes sir, actually I think we are ranked at 38th rank in logistic performance index by World Bank last year, and we aspire to become the top 25 countries in the world. It will help in increasing the global competitiveness of our product. That will ultimately reduce our current account deficit. Exactly. And the second point is, sir, it will augment the other processes that the government is running, like Gati Shakti. Right. It will be improving the efficiency of that process also, and it will help in reducing the turnaround time. That वो will हो गया ultimately. पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना, जो पॉइंट हो गया लिसन केयरफुली एंड डू नॉट रिपीट। हाँ, एनीथिंग एल्स? सर ये कैपिटल Sir, it will attract foreign investments. एक सेकेंड कोई नहीं, कौन बोल रहे हैं? Sir, it will attract foreign investment अगर आपका logistics अच्छा होगा तो FDI, हाँ, FDI राइट मोनिका, investment. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी क्योंकि उनको भी फायदा है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, जो पॉइंट शुरू में आना चाहिए था वो भी मिस हो गया काफी लोगों से ना, क्योंकि अच्छा सर इसके लॉजिस्टिक्स साथ ही वी कैन इम्प्रूव अवर एमएसएमईज। यस, एमएसएमई का जो आउटपुट है वी कैन इंटरलैंड कनेक्टिविटी, यस, एमएसएमई इज कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली एंड ई-कॉमर्स कैन बी इम्प्रूव्ड। वेरी गुड, ठीक है, एमएसएमई वाला पॉइंट हो गया। PM Gati Shakti scheme will also get a boost. हाँ, गति शक्ति के साथ भी लिंक करेंगे, वो जो पॉइंट बताया अभिषेक ने भी वो भी सही, ठीक है। रवीना कुछ ऐड करना चाहते हैं? Sir, I don't know if anyone has raised this point, but it will improve transport intelligence where all the modes of transportation are integrated, and there is a group which is monitoring it in real time. So if there is any issue, for example, if freight is not being transported at a faster rate, real-time solutions can also be devised. So Right, one that is district also product को बहुत अच्छे से boost कर सकता है सर। आपको प्रायोरिटी वाइज 4-5 पॉइंट रखने हैं। अभी हमने काफी 7-8 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। प्रिया,
Yes. So I want to add one more point, that it would also have an ecological benefit. Yes, So exactly, like exactly. national highways, green Yes, highways yes, yes. concept is coming up, and we are shifting more towards waterways, because already Yes. the share is less than 1% of all the transport. So reducing road, going more to ports and water will have ecological benefit as well. हाँ, इकोलॉजी, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, कंजेशन कम रहेगा, तो डेफिनेटली पोल्यूशन कम रहेगा. दैट इज अ गुड The इंटीग्रेशन. time has reduced Time via has national reduced. highways considerably. Cost has reduced, time has reduced, pollution Pollution. has reduced. वेरी गुड. ठीक है, तो सोच पा रहे हैं, दिमाग में थोड़े थोड़े नए पॉइंट्स आते हैं और सोचते हैं, तो रियल टाइम थिंकिंग थोड़ी सी अपनी. गौरव लास्ट. यस, इसको फिर हम कंक्लूड करेंगे. So I have 2 points. Basically, it is in sync with other government initiatives like Bharatmala, Sagarmala projects, हाँ. dedicated Yes. freight corridors. All Right, these are right. connectivity projects. So these all will get a boost, and also it will also boost agriculture, because transportation of agriculture products like through Kisan rails and all these will also boost farm incomes. स्पेशली एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हम और अच्छे से कर पाएंगे, तो वहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. ठीक है, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस. हाँ जी, बताइए. With proper infrastructure, जो कॉन्टेक्ट रूरल डिमांड है हमारी, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं with their increasing income. हाँ, उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, सो दैट विल Demand भी increase होगी, and that will benefit the whole of the economy. राइट. तो सब कुछ Sir, I कनेक्ट have हो a रहा है, basic तो doubt here. हाँ जी, परीक्षित. Sir, yes, sir. When we say, sir, national logistics policy, do we mean the goods transportation, or do we also mean about the human transportation? Because all our points were on that side. I'm not sure about it. It is mainly related to the goods. Human, what do you mean by human transportation? Like public transportation, does national logistics No, policy it is not cover the linked to the public transportation. It is linked to the overall logistics and total transportation of the goods mainly. Okay. And Xiaomi, do we really have to such that if they ask opinion based? What if we may not be much specific? No. You don't need to be so much specific or too much of depth. But point is why we are having this discussion, ताकि एटलीस्ट आप और शार्प हो सके. अभी जो लेवल है उससे हम और बेटर हो सके. अभी आपको तो 3 ही पॉइंट बताने हैं वहां पे कि एनएलपी से सर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि वो बहुत रैंडम होंगे. ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिविजन. देखो, अभी मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जैसे एनएलपी के लिए चल ही रहा था, लगभग 14 से 18% हम जीडीपी का कर रहे हैं, एंड ग्लोबली बेस्ट चल रहा है लगभग 8% के आसपास या लेस देन 10% के आसपास. ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि वो अपना कम हो जाए. पहली चीज तो ये गति शक्ति भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी, रोड, रेलवेज हम इम्प्रूव करना चाहते हैं. सागरमाला, भारतमाला वो भी है अपना. ठीक है, और टारगेट्स के हिसाब से देखें तो कॉस्ट हमें रिड्यूस करनी है. एलपीआई में हम 25 में आना चाह रहे हैं. ठीक है, डाटा वगैरह भी अपने पास आ जाएगा. तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, और बाकी इसमें एडवांटेज, कंपिटिटिव, ये सारे हमने कर लिए हैं. लास्ट माइल डिलीवरी और ये सब हो गया. ठीक है, तो एनएलपी का लगभग हमने डिस्कस कर लिया है. इजी क्वेश्चन फॉर द डे, इजीएस्ट क्वेश्चन, contribution of MS Swaminathan. But I don't want मतलब पढ़े लिखे आंसर. You have to think contribution of MS Swaminathan and bring up with unique points. ठीक है, you have 1 minute. Just they are asking you this. Tell us about contribution of MS Swaminathan in India. मेंस में भी सवाल. He is one of the greatest personality and important personality, especially agriculture में भी. Yes, sir. जो आंसर करना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड. आयुष. Well, first of all, he gave the confidence to Indians that we don't have to import food grains to survive. The farmers had the confidence that we can, in such a whatever land we had, we can grow crops. And he was the father of green revolution. So he
gave that confidence to us that we can grow our own crops and we are self-sustainable. So I think that this is the greatest contribution according to me, sir. Complete your answer. Answer as if like Sir, you have to answer it like a interview format में ही आंसर कर. अगर मान लो इतना पूछें क्या आप वहीं पे रुक जाएंगे या एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे? Sir, apart from that, sir. Hello. Okay. Geomi. First, what is your name? नाम बता दें. एक दो. सर सुखप्रीत हाँ जी. सुखप्रीत सर सुखप्रीत. सुप्रिया. सुखप्रीत सर सुखप्रीत सिंह. सुखप्रीत, हाँ सुखप्रीत बताइए. Sir, during the second 5-year plan, sir, the main focus was on the industrial part, sir. That's why, sir, we suffered from the production of grain, sir. And there were many famines during that era, sir, when the MS Swaminathan came, sir. Sir, the main contribution of MS Swaminathan, sir, the high-yielding variety seeds, sir. He took the genes from the very southern foreign countries, sir, the rice and the short variety of rice and wheat maize, sir. And that soil testing labs, sir, that he made. And sir, because of the contribution of MS Swaminathan, sir, we become from the grain importer to the grain exporter, sir. We are exporting grain to the other countries, sir, because of the MS Swaminathan, sir. Okay, very good. Ravina, you have to add only the extra points which you have. You cannot repeat the points which have already been said. Sir, MS Swam. Ravina. म्यूट पे है रवीना. म्यूट है आपका. Can you hear me, sir? Yes. Sir, apart from being a scientist, MS Swaminathan was also a man who tried to balance both ecology and economy. So after Green Revolution, devising the hybrid varieties, he also focused on Evergreen Revolution. जिसमें he focused on crop diversification and special focus was on women in agriculture. So he devised practices like lab to land, where the local conditions of the area were considered before planting any crops. Okay. He also has established a foundation which is now helping farmers in coastal areas in practicing sustainable agriculture. Sir. Okay, Bharti. Sir, his contribution was in the farmers' welfare field as well. He also, reported about something like farmers MSP should be 150%. Like you talked about that. MSP 150%. And sir, his contribution was also in that Plants and Varieties Farmers Act 2001. And second, one more. Plant and farmer plant variety act. I don't remember, sir. ठीक And है. sir, Gulf of Mannar और coconut farming है ना सर, उसको global recognition में भी उन्होंने help करी. Gulf of Mannar and coconut farming. उनको global recognition में help करी. ठीक है, very good. Ritu, any other point? Renu, sorry, yes. Okay, Meghna. Madhu. ठीक है. Any other point कोई भी add करना चाहता है? Gaurav. Sir, I want to add a point here. Yes, Abhishek. Sir, one more point I want to add here is that MS Swaminathan is regarded as the chief architect of Green Revolution. Huh. And the second thing is his recommendation ultimately led to increase in the research and development in the agriculture sector, as well as promotion of extension services in our country. Yes. Which is strategic in nature, which ultimately benefited our country even after independence. And even today, we are following his formula through which the agriculture sector is guided. So this thing I want to add. Right, very good. R&D, Agriculture Extension Services. These are very ICAR. He was heading that also. Gaurav, quickly. Yes, sir. He also led many genetic research programs, which are like breeding very good. programs of. So he developed certain varieties of like wheat. Wheat was Sonalika, Kalyan, Sona. These are some of the names, and rice varieties like Pusa Basmati rice. He was the chief architect of these programs. Also,
Yes, Ramnivas, please add now. MS Swaminathan prompts the optimal utilization of available research to achieve the self-sufficiency in food grains, and we ultimately tackle the problem of malnutrition in upcoming years, and at the same time diversification of crops, Right, very which good. increase So the income of farmers, employment generation. These are some kind of should we आपकी आवाज बीच basically में tackle. गायब हो रही है. Sir, can I add some points? Please wait. Rashi. सर उन्होंने कम्युनिकेशन बेस्ड विलेज नॉलेज सेंटर्स भी बनाए थे फार्मर्स के लिए हेल्प करने के लिए, और नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स भी बनाया था, और उनको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी डिक्लेयर किया था उनके इकोलॉजिकल Yes. कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए. Yes, very good. Monica. सर स्वामीनाथन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एडवोकेट किया था फॉर एडॉप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक ड्रॉट कोड, फ्लड कोड, गुड वेदर कोड, प्रोएक्टिव मेजर्स. ठीक है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पॉइंट हैज ऑलरेडी बीन एडेड. थोड़ा सा इनकम से और न्यूट्रिशन से जो रामनिवास का पॉइंट आ रहा था वो बहुत Sir, अच्छा can I पॉइंट add था. some points, sir? Sir, कौन बोल रहे हैं? कुलदीप. keep saying yes, sir. Sir, good morning. यस, गुड मॉर्निंग कुलदीप. ऐड बताइए. Dr. MS Swaminathan, being the father of Indian Green Revolution, he helped in food security of India, firstly. The second thing, he helped to eradicate the menace of hunger and malnutrition. Right. Third, he helped in the increase the productivity of the agricultural land. And fourthly, it was not just about the high yielding varieties, but it was also to robust the agricultural infrastructure also. Right. So Yes, my contribution to you, Kuldeep. 1 second. Yes, sir. एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ. प्लीज एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ. जो बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं का ही माइक ऑन हो, वरना थोड़ा सा. कुलदीप. Okay, my Yes, counter sir. question is, if you're saying that he has helped eradicating, you use the word, you should be very careful with them, eradicating hunger and malnutrition. Even the government data, or if we see global hunger index or ranking is 111 this year. So how do you see that? If we have eradicated Sir, hunger, why people? Eradicating in the sense of eradicating up to somewhat extent at that point of time, sir. Specifically, what I'm it was pointing earlier. about that time. Yes, sir. ठीक है. So और इसमें बस थोड़ा सा ये है कि हंगर malnutrition के डाटा अभी के भी थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं. जैसे हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी हम देखें ना, एनीमिया इट्स वेरी प्रिवलेंट. मोर देन 50% इंडिया के कंटेक्स्ट में भी जाता है. malnutrition आप देख लो, स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, उसमें भी हमारे मतलब वी हैव इम्प्रूव्ड, बट फिर भी अभी हम मोर देन 15 से 20% की रेंज में अभी भी हैं. तो पहले Sir, से can थोड़ा we सा quote बेटर. National Family Health Survey 5? यस, यू कैन कोट, यू शुड कोट अगर आपके पास डाटा है तो. ठीक है. Yes. Okay, sir. And Sir, one more point, he has helped to made agriculture as an education discipline. He was the main contributor in IARI. yes, very good. Okay, ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे. Now my one more question to you is, MS Swaminathan has said, एक काफी फेमस कोट उनका कि land reforms is an unfinished agenda in India, and we also see demand for land reforms again and again. So first I want to ask, what are land reforms? What steps were taken in that? And second, what India has achieved in its program of land reforms after independence when it was started, और अभी मतलब क्या किया जा सकता है उसको इम्प्रूव करने के लिए. तो 4 सेक्शन है इस क्वेश्चन के. लैंड रिफॉर्म क्या है, उसके क्या प्रोविजन थे, कितना हमने अचीव किया, और क्या हम और कर सकते हैं अगर लैंड रिफॉर्म 2.0 की बात करें तो. आपके पास 1 मिनट है. टेक योर मिनट एंड देन ओनली स्टार्ट टू आंसर.
एंड ट्राई टू थिंक विदाउट राइटिंग, दैट विल बी बेस्ट, क्योंकि आपको वहां पे लिखने का मौका नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर द मेंस. यू हैव टू थिंक एंड आर्टिकुलेट इन योर माइंड इटसेल्फ, बिकॉज इफ यू आर आस्किंग बोर्ड मेंबर सर कैन आई हैव सम टाइम टू थिंक, तो आपको लिखने तो नहीं देंगे. तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है जिस हिसाब से हो. ठीक है, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप नोट कर लें. हु वांट्स टू आंसर? सतीश. सर लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहले ये प्रोविजन किया गया था कि एक पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर किसी भी व्यक्ति के पास लैंड हो, तो उस लैंड को जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर्स या लेबर्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इसके तहत सर काफी सारे एक्ट्स भी लेके आए गए थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आया गया था, जिसके अंदर 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था. इसके अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज एग्जीक्यूशन के टाइम आया था, क्योंकि इसके पीछे मनसा तो एक लैंड रिफॉर्म्स के पीछे मनसा सही थी हमारी, लेकिन जो टेक्निकलिटीज जो इसमें इश्यूज थे, खास करके इसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने रूल्स के अंदर जो लूप होल्स थे उनको बाईपास करते हुए लैंड्स को अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने नियर एंड डियर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया, और ओवरऑल वो लैंड अल्टीमेटली उन्हीं लोगों के पास वापस से रहे. क्या बोलते हैं हम इसको, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ बताइए. हिंदी में इसको शायद चकबंदी बोलते हैं सर. नहीं, चकबंदी द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप किसी दूसरे के नाम कर देते हैं और वो आपके रिश्तेदार होते बेनामी हैं. ट्रांजैक्शन. बेनामी फैमिली ट्रांजैक्शन, राइट. ओके, एक पॉइंट आ रहा है कि आपने एक, एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग? पीजेंट्स की लैंड राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया था, पीजेंट्स के लैंड राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, वेरी गुड. और भूटान मूवमेंट वगैरह जो स्लाइड पे चली उसको भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, भूदान ग्रामदान को आप उससे लिंक कर सकते हैं. प्रॉपर आंसर मुझे, मतलब एक प्रॉपर आंसर तो गौरव. abolition of intermediaries sir. प्लीज डू नॉट स्पीक इन जमींदार. बिटवीन. अगर आपका नाम लिया जाए तभी बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रहेंगे तो एवरीबडी विल बी हैप्पी और उसको सबसे वो रहेगा. ठीक है, गौरव आपका माइक ऑफ है. गौरव माइक ऑन करो. Yes, sir. Sir, land reform basically means redistribution of land from the rich to the poor. So certain measures were taken after the independence for land reforms. Firstly, there was abolition of zamindari, in which which was successful in its objectives, because zamindars lands were taken away from the zamindars in most of the regions. And second was land ceiling, because certain limits were set up for ownership of the land. Third were tenancy reforms were taken up, so that certain rights were given to the owners of the land as well as the tenants who were the cultivators of the land. So these were the major land reform initiatives taken. And if we evaluate the success of these reforms, only abolition of zamindari was primarily successful, because lands were taken away from the zamindars. For example, in Jammu and Kashmir, no compensation was given to the zamindars, because at that time it adopted a purely socialistic pattern of governance. So abolition of zamindari was successful. Even in the modern times, in the current times, certain land reform initiatives are being taken. For example, digitalization of land records has been happening. For example, Digital India land record modernization program is happening. There is also Swamitva scheme, so that digitalization of the land records can happen. So all these will efforts are basically in the direction of reducing the disputes which are happening on the land issues. So this is what I mean by land reforms. Okay, excellent, Gaurav. Very good answer. I want to add here some points. Yes, Abhishek. आप हाथ रेज किया करो अभिषेक, ठीक है, मतलब उसमें दिख जाए, so that I can see. Yes, add. Sir, as per census 2011, 86% farmers are small and marginal, which highlights the fact that around 15% of the farmers are having more than 50% of land ownership. So in order to increase
So what we can do here is we can increase the per capita yield in the current scenario. For example, through introduction of genetically modified in a controlled GMO crops in a controlled fashion. So we can do the land consolidation process. Sir, we Okay. can digitalize the land parcels through which we can reduce the land disputes that are going in the civil courts. ठीक है. And sir, fourth is we can do the mechanization of agriculture through which the per capita yield will increase. ठीक है सतीश. सर इसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स में लैंड को कंसोलिडेट भी किया गया, जिसको चकबंदी बोलते हैं. हाँ, चकबंदी फार्म लैंड होती है, उसका साइज बढ़ा था. और अभी रिसेंटली हरियाणा में खास करके लैंड फ्रेगमेंटेशन का जो इश्यूज हो रहा है उसको देखते हुए सेकंड टाइम वो चकबंदी या लैंड कंसोलिडेशन करते हैं. लैंड कंसोलिडेशन वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 4-5 पॉइंट रहेंगे. सीलिंग का हो गया है, कंसोलिडेशन का हो गया है, अबोलिशन ऑफ जमींदारी हो गया है, टेनेंसी रिफॉर्म्स हो गए. आपको ज्यादा नहीं, मतलब कुछ भी पूछा, 3 पॉइंट फॉर्मेट में आप अपना रखो, उसके बाद और ऐड कर सकते हैं. यस मेघना. सर साथ में हम कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग को भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग. एंड आपका नाम एक बार मुझे बता दीजिए सो दैट मैं थोड़ा सा डायरेक्ट. प्रीति. ठीक है. हाँ बताइए प्रीति. Sir, land reforms were the measures taken after independence to redistribute the land from big zamindars and landholders to landless laborers. There are many provisions like abolition of zamindari, land ceiling to limit the land holding, and then the ownership right to tenants, abolition of intermediaries like money lenders. So the measures of land reform 1.0 were partially successful, like in Bengal and Andhra. But in major parts of Punjab, Haryana, and other northern belt, due to the lack of political will and the long court trials, the land reforms were not successful as such. So I think when we are seeing the condition of our laborers, like 80% of laborers are marginal and small. So we need land reforms 2.0. That's when MS Swaminathan is saying that land reforms are unfinished agenda. Because now we are going towards organic farming and cooperative and collective farming, and there is so much of land fragmentation. We need land reform 2.0. Yes, excellent articulation and meeting to the demand of the answer also. तो इतना ही, ऐसे अपने को इतना सा आंसर रखना है. 90 seconds, she took 90 seconds, 100 seconds, not more than that, but she summarized everything. ठीक है. कुलदीप. Sir, are you specifically asking the land reforms after the independence? Yes, that was the question. Can't. Okay, sir. I was getting in other way because I want to ask that can we start from the pre-independence era, that permanent settlement, Royatwadi, Mahalwadi system and all? No. We were discussing only after independence. Okay. ठीक है. तो इसमें मेजरली यही है, 4-5 प्रोविजंस हैं. हाँ, आप केरला का एग्जांपल कोट करें, वेस्ट बंगाल का एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छे से हुए थे. सर वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न साइड पर एक केरला. हाँ, अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, सीलिंग लिमिट को लगाना, तो वहां पे भी एक चीज है कि जैसे टारगेट जो रखे गए थे, देयर वाज टारगेट की 9 से 10% लैंड आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट हार्डली 2 to 3% लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. कंसोलिडेशन कुछ हद तक हम अचीव कर पाए, दैट वाज अ गुड थिंग. लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन अभी अपना चल ही रहा है. एक पोर्टल है हरियाणा गवर्नमेंट का, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल? हलरिस पोर्टल सर. हार्लेस पोर्टल, हरियाणा लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल. ठीक है. तो वो भी हमारा भी, और लाल डोरा और वो सब थोड़ा सा दिमाग में रखना है. स्वामित्व स्कीम, लाल डोरा, ठीक है, उनको रखेंगे. ओके सर आई हैव अ क्वेश्चन. यस गौरव. तो अगर स्पेसिफिकली इसमें इंटरव्यू में ऐसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में मतलब कितना सक्सेसफुल है, तो उसमें क्या बताना चाहिए, आपको पता हो तो थोड़ा सा. नंबर 1 जमींदारी एबोलिशन हमने किया, वो हरियाणा में सक्सेसफुल रहा. नंबर 2 कंसोलिडेशन हरियाणा में सक्सेसफुल रहा है. ठीक है. हरियाणा में सीलिंग भी हम कह सकते हैं कि काफी हद तक हमने लगा ली है. डिजिटल हरियाणा में सक्सेसफुल रहा. देखो सक्सेसफुल कहाँ रहा है? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में. बट इश्यूज कहाँ रहे हैं? ईस्टर्न यूपी में आप बात कर सकते हो. ठीक है. जहाँ पे, और बाकी जगह एमपी और राजस्थान और बाकी एरियाज की हम बात करें, वहां पे नहीं रहा. तो मेजर जो डिमांड लैंड रिफॉर्म 2.0 की आ रही है, वो यहाँ से आ रही है. बट हरियाणा में इट वाज मेजरली सक्सेसफुल. ठीक है सर लेकिन अभी अभी हम भी ग्रीन ऐसा बोलते रेवोल्यूशन हैं कि भी कर- हरियाणा में मतलब लार्ज लैंड ओनर्स काफी ही ज्यादा हैं हरियाणा पंजाब रीजन में.
सो क्या ये इसके कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है? नहीं नहीं, मतलब वो हर जगह ही है, बट हरियाणा में भी मतलब उस हिसाब से उतना नहीं है। बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो सब जगह ही है, ठीक है। इट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। वही हम कह रहे हैं ना कि उतना तो नहीं हुआ, बट अगर इफ वी टॉक अबाउट ऑल ओवर इंडिया, तो लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल इन दीज टू स्टेट्स मेजरली, पंजाब हरियाणा एंड, और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से केरला एंड वेस्ट बंगाल, ओवरऑल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये, ठीक है। अब जैसे जमींदारी है, जमींदारी अभी ईस्टर्न यूपी में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको अभी मिल जाएंगे, उड़ीसा में देखेंगे तो काफी हद तक मिल सकती है, ठीक है। बिहार है तो थोड़ा सा अभी वहां पे जमींदारों का होल्ड भी रहता है, तो ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इजी, फॉर्मेट के हिसाब से ही आंसर करना है एज इफ यू आर आंसरिंग इन इंटरव्यू। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, व्हाट आर द एरियाज कमिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, and has it benefited in achieving the intended what we say outcome? Objective. 1 minute, then we will start. And add one more thing in this, priority lending certificates क्या है और उनका इन वो क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ PSL सर्टिफिकेट्स। ओके, सुखप्रीत। Sir, priority sector lending are mainly those areas of economy, sir, that were in the past, sir, that mainly deprived from the mainstream economy, sir, and to include them in the mainstream economy, sir, such as women, self-help groups, MSME, farmers, and street vendors, sir. Sir, for example, sir, in the cooperative banks, sir, there is a mainly provision for the 75% of the credit is given to the priority sector lending sector, sir. ओके, स्ट्रीट वेंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डायरेक्टली आते हैं? ओके, एनीवन एल्स? ओके मधु, हाँ, लाउड लाउड लाउड। एग्रीकल्चर, MSME, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, व्हाट एल्स? रिसेंटली अभी कौन से ऐड करे गए हैं? यस भारती, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी एंड one more thing, healthcare has been added. Yes. Affordable housing. Yes. ठीक है, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। अभी इट वाज इन न्यूज बिकॉज दे वांट टू ऐड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आल्सो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। And sir, it is a norm for RBI, like some percentage of loan they have to give, like 40% for scheduled banks, and regional rural banks they have to give 75%, and small finance bank they also have to give 75% in priority sector lending. If they are giving loan in this area, they are giving certificate. If there is some left out, then they have to add it to some fund. I don't remember the name of fund, but remember they have to add. ठीक है, SIDBI है, RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। That in that fund. हाँ, PSL सर्टिफिकेट्स कि भाई आपको इतना, जो टारगेट्स हैं 40%, 75% फॉर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स, आपको उतना स्पेसिफिक नहीं रहना, यू कैन बी वेरी जनरल कि सर देयर आर सम टारगेट्स, तो उसके हिसाब से अपन उसको देख सकते हैं, एंड फिर उसी हिसाब से अगर कोई भी गैप रह जाता है तो आप सर्टिफिकेट भी बाय कर सकते हो, ताकि वो दूसरा बैंक उसको दे दे। एक ने मान लो एक्सेस अचीव कर रखा है, एक ने कम कर रखा है, तो उधर और ज्यादा जाएगा। हाँ, कार्बन क्रेडिट की तरह, लाइक कार्बन क्रेडिट। और उसमें फिर अगर आपका गैप रह जाता है तो आपको उस RIDF फंड है हमारा, SIDBI फंड है, उसमें जाएगा और ये रहेगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अगर कोई डाउट है या आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Has it benefited in achieving intended outcome? हाँ, हैज इट बेनिफिटेड, इस वाले पार्ट का क्या आंसर रहेगा? No data तो नहीं है, but we can say
सर फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ है, लेकिन यस ये तो लगता है कि एनपीए क्रिएशन की, हाँ परंतु ऐसा है नहीं सर, क्योंकि जो मेजर एनपीए है, जो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास से ज्यादा देना कि इनके। बिल्कुल, यहाँ पे काफी अच्छा रीपेमेंट रेट देखने को मिलता है, स्पेशली पीएसएल सेक्टर लैंडिंग में। तो एनपीए वगैरह हमारे उतने क्रिएट नहीं होते। दैट इज अ रियली गुड पॉइंट। ठीक है, बाकी देखो अब जिसमें जो जो सेक्टर है आप उन्हीं को ही देख लो। जैसे मान लीजिए हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हम स्मॉल एंड मार्जिनल को लोन्स दे पा रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, और सर इसी की वजह से मे भी शायद स्टार्टअप कल्चर जो हमारा बूस्ट कर रहे हैं। हाँ स्मॉल एंड मीडियम में यहाँ पे एमएसएमई पे ज्यादा फोकस हमारा रहता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। फिर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी देख लो, अभी तो इंडिया ने बिकॉज ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमारा बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, और इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। हमने टारगेट्स रिवाइज करे हैं। ठीक है, 500 गीगावाट तक भी हम टारगेट कर रहे हैं अभी बाय 2030, तो वो वाला ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। तो एक मोटा मोटा सा आउटकम बता सकते हो। सब जगह हमें फैक्ट याद नहीं आए, और स्पेशली इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल लोन वुमेन के हिसाब से हम बता सकते हैं, एजुकेशन के हिसाब से आप बता सकते हो कि भाई स्कूल्स वगैरह जो बन रहे हैं, एनरोलमेंट रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यस प्रिया। Sir, we can relate it in a way that MSMEs are backbone of our economy. So यस MSMEs are directly connected to PSLs, and even the quota was also increased in this for small marginal farmers and for weaker sections. So sir, direct reflection is seen कि 45% exports होते हैं MSMEs के, यस so वो यू दिख कैन रहा ऐड है दिस मतलब पॉइंट। direct. एमएसएमई का ध्यान रखना है, 40% ऑफ द प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली, एंड 40 to 45% एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम एमएसएमई। और वन मोर थिंग, दिस इज नॉट ओनली द कंडीशन ऑफ इंडिया। I was looking through the data. USA में भी, जर्मनी में भी MSMEs are playing approximately the same contribution. लगभग 40% वहां पे भी इतना ही है, 40 से 50 के आसपास। एमएसएमई का वहां पे भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही एमएसएमई का रोल ज्यादा है, बड़ी कंट्रीज में भी है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? Sir, one more thing I want to add here. यस Sir, recently अभिषेक। government has created Urban Infrastructure Development Fund under NHB, which is actually targeting the sustainable urbanization process in the Tier 2 and Tier 3, which is also coming under the PSL sector. ठीक है, वेरी गुड। अफोर्डेबल हाउसिंग में ही आ जाएगा वो, आई थिंक, है ना? Yes. ठीक, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वी हैव 20 मिनट्स। ठीक है, और इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी। ठीक है, हरियाणा की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, यू हैव टू गिव सम फैक्ट्स। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू फॉर हरियाणा एंड इंडिया, इज इट राइट? और सेम क्वेश्चन गोज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो। आपको नए वाले डाटा के हिसाब से बताना है कि ये स्टेटमेंट सही भी है या नहीं है। ठीक है, पहले हरियाणा के हिसाब से, फिर इंडिया के हिसाब से। और जहां पे सही है, तो एक मेजर अंडरस्टैंडिंग तो सबकी यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू। तो आपको 5 कारण बताने हैं कि व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, एंड 5 आपको सॉल्यूशन बताने हैं कि व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन फॉर अवर यूथ। एंड यू हैव टू गिव एक छोटा सा फैक्ट तो आप देंगे जरूर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूं, रेदर देन अ ग्रुप डिस्कशन, आप आराम से, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, यू शुड गिव अ कंप्लीट आंसर, मतलब जो आप इंटरव्यू में देंगे। इन द एंड जब हमारे पास 4-5 मिनट बचेंगे, तब हम एक कंसोलिडेट कर लेंगे, वो मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा हमें सबको रिक्वायरमेंट है। वी विल बी सेइंग कि कौन कितना बोल पा रहा है और कितना बोलना चाहता है, जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। Who would like to start? सतीश। सर हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इंडिया से काफी ज्यादा है। इंडिया में 9 to 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जबकि हरियाणा के अंदर मोर देन 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके पीछे अगर हम कारणों की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो कुछ ही पॉकेट्स के अंदर डेवलप है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर रीजन और चंडीगढ़ वाला जो रीजन है। तो उसकी वजह से हरियाणा के जो बाकी एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती है और अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर काफी बड़ी पॉपुलेशन उसके अंदर काम करती है, क्योंकि हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर फूड प्रोसेसिंग और उस टाइप की इंडस्ट्री डेवलप ना होने की वजह से एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें हरियाणा में देखने को मिलता है। तीसरा सर, इसमें एक सोशल फैक्टर भी हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में काम करता है,
हरियाणा के यूथ कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर जॉब लेना चाहते हैं, उनका जो स्किल सेट है वो उससे मैच नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो जॉब्स हैं उनको लेने से कतराते हैं, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई रहता है। अगर हम इसमें चौथा पॉइंट ऐड करें तो हरियाणा के अंदर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में वो भी काफी कम है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर अदर टाइप की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनका रोल भी काफी कम रहा, उसकी वजह से रूरल एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको डिफरेंट रीजन्स के अंदर ऐड करना होगा, खास करके साउथ हरियाणा के अंदर। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम सोशल माइंडसेट को चेंज करना चाहिए तो उसके लिए हमें हरियाणा के अंदर यूथ को अंदर स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफी काम करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी एस्पिरेशंस और अपनी स्किल्स के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर पाए, खास करके एजुकेशन सेक्टर में। जैसे कि हमारे सोनीपत के अंदर एजुकेशन सिटी बन रहा है, तो उसके अंदर हम ऐसी यूनिवर्सिटीज का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा सर लोकल एरिया के अंदर जैसे कि रूरल टूरिज्म को हम प्रमोट करके, उसके अलावा हम कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करके हम रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। ठीक, गुड। प्रीति। Sir, unemployment is a major issue. Like we are seeing in Haryana, approximately 35% of people are unemployed. So the major reasons for that I would understand is lack of job opportunities. And second is disguised unemployment, because in Haryana, majority of the population is in agriculture. And we are not able to transform this into agriculture or service sector or manufacturing. And third is, sir, to transform from agriculture to manufacture, we need a proper manufacturing unit, which we don't have. We have underdeveloped manufacturing sector. Fourth is, sir, mismatch in our education curriculum and the demand of industry. The skill which industry is required, that we are lacking. Fifth is, sir, there is an overall slowdown in the global economy, because of which MSMEs are not working, and MSMEs are major employment generators. So these are the 5 reasons I would understand. A solution will be, sir, skill development first of all, like through Kaushal Vikas Kendras and rural employment generation, we can enhance the skill of youth. Secondly, sir, we can transform the education curriculum so that it is in sync with the industry demand. Third will be, sir, the focus on labor intensive sectors like food processing industries and the manufacturing sectors. That would be the solutions, sir. Okay, very good. Thank you, sir. Priya. Sir, my points are 80% similar. I just want to add one more point. Okay. Just give the complete answer. We'll be taking complete answer in this. Okay, sir. Sir, in Haryana, unemployment rate is very high as compared to the whole country, which is greater than 30%. And sir, major reasons for this is number one, over dependence on agriculture sector. And sir, number two is lack of skills in the population, which is not able to meet with the various industries. Like Haryana is an industrial area, but somewhere the skill set is not matching. So third reason is that in GDP, maximum contribution comes from service sector and not from manufacturing. So, sir, somewhere Haryana is following the same trend of jobless growth, the way it is in the whole country. And sir, also number four is so these four reasons. Sir, also monsoon dependence and not dependence on technology, which is also leading to less of employment. If technology, agri-tech comes and allied sectors are there, then more employment can be there. And such solutions would be number one, skilling, for which government is doing various steps like Vishkarma Skill University. Startup culture is also being promoted via Super 30 program. And then sir, second would be working more on manufacturing sector. And sir, third can be to work on the untapped sectors, which is like tourism, which would lead to multiplier effect in all ways of employment. Yes, sir. Okay, thank you. We'll take 2 more answers. कौन देना चाह रहा है? विकास. Sir, employment is major problem in India.
but even it is more worse in Haryana. Here the unemployment rate is around 37% as compared to average rate of around 8 to 9% in India. And the major reasons behind this is this: number one, disguised unemployment, as there is over dependence on agriculture sector. Second one, there is uneven industrial development in Haryana. In some pockets like NCR region and in GT belt, though there is industrial development, but South Haryana is facing lack of industrial development. And third would be lack of skill development. There is lack of vocational education in Haryana. Okay. And fourth point would be, sir, mindset of people in Haryana is more towards the government jobs. They are less preferring the private jobs. And fifth would be our educational curriculum. Okay. And the solutions will be, we should focus more on the vocational education. And second thing is, there is a lot of scope for the development of cottage industries in India, in Haryana especially. And third, we should shift from agriculture to the industrial sector. Fourth will be the focus on the development of MSMEs. And fifth will be transformation in the education. Thank you, sir. Okay, very good. Anyone else? Take your answer. Just a second. Meghna. सर अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक मतलब होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं जब उन्हें काम ना मिले। इंडिया में ये रेट अराउंड 14% है PLFS के आंकड़े के अनुसार, और हरियाणा में अराउंड 33% है। बिना देखे आंसर। सर कुछ एडिशनल पॉइंट्स तो अच्छा। और सर इसके रीजंस जो मेन है, एक जो मेन रीजन है वो है माइग्रेशन। इनवर्ड माइग्रेशन जो है वो भी कंपटीशन को काफी ज्यादा हाई कर देता है। रीजनल डिस्पैरिटी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। दूसरा सर विमेन का पार्टिसिपेशन कम है। स्किल और एजुकेशन में जो मिसमैच है वो भी एक मेन रीजन है। और हाई एस्पिरेशंस जो है व्हाइट कॉलर जॉब के लिए वो तो है ही सर। और साथ में अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए। दूसरा सर फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए डिजिटलाइजेशन पे काम किया जा सकता है ताकि उनकी जो मार्केट रीच है वो इंक्रीज हो जाए। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो भी इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। और साथ में जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है पलवल की स्किल डेवलपमेंट में उस प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। गौरव। Yes, sir. Unemployment rate specifically in Haryana is almost 3 times of the national average. It is around 37%. So there are certain reasons for this. Number one is the disguised unemployment in the agriculture sector. So basically Haryana missed the overall India missed the trajectory of going from agriculture sector to manufacturing and then to service-led growth. So there is disguised unemployment in the agriculture sector. Second is the skill mismatch. Youth is preferring high white-collar jobs and not the low manufacturing jobs. Next is the low participation of women in the manufacturing and service sector also. Some of the solutions for tackling unemployment in Haryana are number one is promotion of low-cost manufacturing. For example, labor-intensive sectors like textile, cotton textile, and footwear industry. So these involve a lot of opportunities for the rural youth. Next is targeting the competitive advantage of various districts so that we can promote certain districts which have their own competitive advantage in their products. For example, not just products, even in services also. For example, the central Haryana, which is Kaithal, Karnal, it is famous for agriculture services. So we can boost agriculture there. Certain districts like Gurugram, Faridabad, there are we can promote IT industry over here because it is already the basic infrastructure is there. So rural youth can be promoted to participate in IT industry through skilling and other courses. ठीक है। So next would be yes. कोई नहीं, हो गया। Okay, so अभी के लिए बस any
एक्स्ट्रा पॉइंट जो अभी तक नहीं आया है, वो कोई ऐड करना चाहता है तो वी हैव 1 मिनट। Patriarchal mindset leading to not allowing women to participate. Yes, you can add. सर ये जो अभी रिसेंट इशू था कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जो फिक्स कर दिया था कि 15% या कुछ 75%। वो क्या कर सकते हैं इसमें से? उसमें उसका क्या रहेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, हरियाणा वो तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए वो लेके आ रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में 75% रूरल जो लोकल यूथ रहेगा वो रहेगा, बट वो तो उसको डिस्कशन में लेके आ सकते हैं वहां पे। उसकी नीड नहीं है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से हम एक सॉल्यूशन की तरफ लेके आ रहे थे, बट उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। तो मतलब उसको सॉल्यूशन में भी मत बताना, ठीक है? दैट इज नॉट राइट। सर इसमें हम ये बोल सकते हैं 75% का जो एजुकेशन था ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा था और रियलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं नहीं, नो नीड नो नीड, ऐसा नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड में नहीं जाना। क्यों? बिकॉज आप अननेसेसरली कंट्रोवर्सीज में मत जाओ। आपको सिर्फ ये कहना है कि गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम विद द इनोवेटिव माइंडसेट कि वी कैन हैव रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो, ठीक है? बट एज कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अलाउइंग इट इन दिस वे, इट वाज अगेंस्ट द आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, तो सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक इट डाउन, तो वो भी ठीक है। यस राशि। सर एक ये भी हो सकता है कि reluctance of industries in hiring the local peoples of Haryana because they think that the people of Haryana create more nuisance or disputes in the industries. कैन यू गिव वन एग्जांपल? तो जैसे उन लोगों का ये होता है कि हम लोग यूपी बिहार के लोगों के साथ ज्यादा काम नहीं कर सकते, उनकी ईगो पर बात आ जाती है, मोस्टली हरियाणा के पीपल की, क्योंकि वो लोग उनको अपने लेवल का नहीं समझते। तो उनका एक माइंडसेट बना हुआ है यहाँ के लोगों का। और लोकल लीडर्स की भी अप्रोच वो लोग ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग आसपास के जो उनके जो मेन लीडर्स है उनको बोल करके इंडस्ट्रीज में फिर ये सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए भी इंडस्ट्रीज थोड़ा जो है हरियाणा के पीपल को रिलेक्टेंट या उन लोगों की तरफ कम रहती है। maybe you can add it कि reluctance in the industries because of the perception या the mindset, ठीक है? ओके, नाउ अभी और कोई नहीं लेंगे, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया? एक हाँ रवीना, जल्दी क्विक। एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है सर। देयर इज हिडन एम्प्लॉयमेंट आल्सो, लाइक होम बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं जहाँ पे वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन इक्वल अमाउंट, पर वो एक्चुअल सर्वेज में आता नहीं है। फॉर एग्जांपल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वेयर female labor or even male labor is utilized, it is not counted as employment, sir. ठीक है, you can have it in mind. ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट और उसका लगभग यही रहेगा। क्या कारण है? गवर्नमेंट के कारण हो जाएंगे, एग्रीकल्चर वाला एक एक पॉइंट सबसे उठा लो। एक एग्रीकल्चर डिस्गाइज्ड, एक मैन्युफैक्चरिंग का आ जाएगा, सर्विस सेक्टर का आ जाएगा, उसमें ज्यादा अपने वो कर रहे हैं, स्किलिंग का आ जाएगा, वोकेशन का आ जाएगा, रिलेक्टेंस आ जाएगी जैसा अभी राशि बता रही थी, ठीक है? क्रेडिट के हिसाब से भी आप बात कर सकते हो कि एनपीएज, क्रेडिट क्रंच, और उसकी वजह से भी इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं हो पा रही, तो भी एक इशू हो सकता है, ठीक है? फिर मान लो और थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहें तो मतलब मोटा मोटा यही है। लेबर इंटेंसिव वाला पॉइंट जरूर डालना है कि लेबर इंटेंसिव से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, स्किलिंग वोकेशन में मिसमैच जो है उसको कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो लगभग 6-7 टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। विल मीट अगेन टुमारो एट 9 AM। तो कल वाले जो टॉपिक रहेंगे मैं पहले से डाल दूंगा ग्रुप में कि वी विल बी डिस्कसिंग दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? बट पॉइंट ये है कि आपको उनको प्रिपेयर नहीं करना, तो मैं डालूंगा भी नहीं, वरना तुम फिर उनको प्रिपरेशन में लग जाओगे। हम इसको ओपन एंडेड ही रखेंगे, है ना? तो वो एक रहता है ताकि इसका एक रो